आज जो मैं क्राइम की घटना लेके आपके सामने हाजिर हुआ हूँ, ये अभी हाल फिलहाल की है, जिसका खुलासा अभी पुलिस ने इसका सफल अनावरण करते हुए किया है। दरअसल मामला है 24 जून का। 24 जून को कानपुर जिले के रहने वाले एक शेयर कारोबारी, जो कि काफी संपन्न हैं, काफी पैसे वाले हैं, व्यवसायी हैं, शेयर बाजार का काम करते हैं। वो अपनी पत्नी एकता गुप्ता की के ना मिल रहे होने की सूचना जाके पुलिस थाने में दर्ज करा। बल्कि ना ही सिर्फ सूचना दर्ज कराते हैं, बल्कि प्राथमिकी जो एफआईआर होती है उसमें वो नामजद वहां के जिम ट्रेनर विमल सोनी को करते हुए अपहरण का बाकायदा मुकदमा दर्ज कराते हैं। पुलिस उस पर कार्यवाही करना शुरू कर देती है। देखिए, पुलिस पे वैसे तो बड़े आरोप लगते रहते हैं कि लाहवाली करती है, और पुलिस अगर चाह जाए तो कुछ नहीं हो सकता, ये वो तमाम तरह के आरोप हम मीडिया वाले भी लगाते हैं, आप लोग भी लगाते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो इसमें पुलिस ने अपनी तरह से जांच करना इस पूरे मामले में शुरू कर दिया था, क्योंकि ये मामला ही हाई प्रोफाइल था। 24 जून को ये मामला दर्ज होता है। 25 जून को पुलिस जिम ट्रेनर ने जो इस्तेमाल की थी कार, वो बरामद करा लेती है, और उसके अंदर से पुलिस को ऐसी कई एक चीजें मिलती हैं, जैसे रस्सी, टूटा हुआ क्लिप, टिश्यू पेपर, लिपस्टिक और तमाम सारी चीजें पुलिस को मिल जाती, जिसके बाद से पुलिस विमल सोनी के ऊपर, क्योंकि विमल सोनी भी जिस दिन की ये घटना है 24 जून जिसके बारे में मैं बता रहा हूँ, तभी से अपना फोन वोन बंद करके वो गायब था। उसका कोई अता पता नहीं। लेकिन पुलिस ने खामोशी से कोशिश की कि ये पूरे मामले को वो अपनी तरह से जांच पड़ताल करेगी। फिर सुराग रस्सी लगाते हुए इधर उधर दबिश दी। जैसे कि दबिश देने में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र, पुणे, इन सब जगहों पर पुलिस ने दबिश दी। लेकिन शातिर जिम ट्रेनर आरोपी विमल सोनी पुलिस के हाथ नहीं आ रहा। पुलिस को मुखबिर की सूचना पर मालूम हुआ कि जिस आरोपी की तलाश पुलिस कर रही है, एकता गुप्ता हत्याकांड में, वो कानपुर शहर में ही आ गया है और वो मौजूद है। पुलिस ने घेराबंदी की और उसको उठा लिया। अब पुलिस की पूछताछ में, जब पुलिस ने पूछताछ करना शुरू किया, तो जाहिर सी बात है, कोई कोई भी आरोपी हो शराफत से अपने किए गए गुनाह को कबूल नहीं कर देता। और दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं कि पुलिस कभी भी हवा में पूछताछ करना शुरू नहीं करती है। सबसे पहले वो साक्ष्य इकट्ठे करती है, फिर आप देखेंगे कि किस तरह से वो अपने क्वेश्चंस को फ्रेम करती है। जैसे ट्रायंगुलेशन रिकॉर्ड निकलवा लेगी, कॉल डिटेल निकलवा लेगी, और उस दिन के, आजकल तो डिजिटल जमाना है, तो सीसीटीवी फुटेजेस और तमाम सारी चीजों को जब तक वो अपनी कस्टडी में नहीं कर लेती, खासकर संवेदनशील मामलों में, जैसे कि हत्या, बलात्कार या इस तरह के जो भी मामले होते हैं, उनमें जब तक वो मजबूती से सबूत इकट्ठे नहीं कर लेती, तब तक वो किसी पे हाथ नहीं डालती। और जब इंटेरोगेशन रूम पूछताछ होती है, तब पुलिस के पास में सारे सबूत होते हैं। शुरुआत में विमल सोनी ने भी कोशिश की कि वो किसी तरह से पुलिस को टहला ले जाएगा, लेकिन इतना आसान होता नहीं, क्योंकि पुलिस ने पहले से ही होमवर्क कर रखा था। पूछा गया, शराफत से नहीं बताया। पुलिस ने फिर थोड़ा सेवा सत्कार किया, जिसके विजुअल्स आपने देखे होंगे कि वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। जब जब इस तरह से पूछताछ शुरू हुई, तो उसने अपनी पूरी कहानी शुरू कर दी कि क्या हुआ था, कब हुआ था, कैसे हुआ था। दरअसल उसने पुलिस को बताया कि उसने मृतका की हत्या तो उसी दिन कर दी थी, 24 जून को ही कर दी थी, और अपनी गाड़ी में कर दी थी।
जब उससे पूछा गया कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो उसने बताया कि उसके मृतका के साथ में विवाहोत्तर संबंध स्थापित हो गए। और वहीं दूसरी ओर इसके विमल आरोपी विमल सोनी के परिजनों ने उसकी सगाई भी कर दी थी। ये बात जानने के बाद में जो मृतका है, उनको ये चीज बहुत ही बुरी लगी, नागवार गुजरी, और इस पर उसने विमल सोनी से लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिया, जिसपे विमल सोनी गुस्से में आ गया और गुस्से में आके उसने मृतका के मुंह पे एक पंच मार दिया, जिससे वो लहूलुहान हो गई, बेहोश हो गई। जब मृत जब आरोपी विमल सोनी को लगा कि कहीं मामला कुछ गड़बड़ ना हो जाए, तो उसने उसने फिर गला घोंट के उसकी हत्या कर दी। यहां तक तो स्टोरी उसने बता दी। फिर जब उससे पूछा गया तुमने लाश का क्या किया, तो कानपुर के आसपास बहने वाली नदियों का, कभी पांडु नदी, कभी सई नदी, कभी इधर उधर की नदियों का नाम बताता रहा। पुलिस ने उससे कहा कि अभी शायद तुम्हारी खातिरदारी में कुछ कमी, लेकिन एक राउंड की पूछताछ हो चुकी थी ठीक ठाक तरीके वाली, तो दूसरे राउंड की पूछताछ के लिए वो राजी नहीं हुआ। उसने बताया कि चलिए साहब, दिखाता हूं कहाँ। जैसे ही जगह का खुलासा हुआ, पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उस जगह के बारे में तो कोई सोच भी नहीं सकता। वजह थी शहर के बॉस, जिनके हाथ में पूरा प्रशासन होता है, उनके निवास स्थान के कंपाउंड उसने लाश का दफनाया जाना बताया। इसके बाद में पुलिस ने सोचा कि कोशिश की जाए कि इस बात की भनक मीडिया को ना लगे, लेकिन सर ये संभव है। जिस तरह से आपके सूत्र होते हैं, हमारे भी सूत्र होते हैं, क्योंकि पुलिस, मीडिया चलती ही सूत्रों पर। इधर पुलिस पहुंची, उससे पहले पुलिस ने अपना कार्य करना शुरू कर दी, वहां मीडिया भी पहुंच गई और मीडिया ने सब कुछ फिल्मा लिया। तकरीबन 8 से 10 फीट का गहरा गड्ढा खोदने के बाद में एक कंकाल पुलिस के सामने आया। जब उस कंकाल की शिनाख्त करने की कोशिश, जाहिर सी बात है शक्ल से तो शिनाख्त हो नहीं सकते थे, उस कंकाल में जो वस्त्र मिले थे उस पे लगे लोगों और बालों से मृतका की पहचान उसके पति ने अपनी पत्नी के रूप में। लेकिन इसके बाद में जब मीडिया कर्मियों ने इनके पति से इस एंगल के बारे में बात की, विवाहोत्तर संबंध, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, जिसकी वजह से हत्या का होया जाना पाया गया, उस पे इन्होंने साफ मुकर गए। उन्होंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता कि मेरी पत्नी के किसी अन्य के साथ में संबंध। उनसे पूछा गया कि अपहरण की आपने रिपोर्ट लिखवाई थी, क्या आपके पास में किसी भी तरह के रैंसम की कॉल आई, फिरौती की कॉल आई? क्योंकि अपहरण का मतलब ही यही होता है कि उसके बदले में कुछ ना कुछ मांग, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो ये अपहरण वाली थ्योरी जो उनके पति की थी, वो लगभग खारिज होते हुए दिखाई दी। तो चलिए वापस चलते हैं पुलिस की थ्योरी को। पुलिस की थ्योरी कहती है, और ये आरोपी विमल सोनी का इकबालिया बयान भी है, कि उसके मृतका के साथ में विवाहोत्तर संबंध थे, जो मैंने आपको पहले भी बताया। अब पुलिस की थ्योरी की ही तरफ चलते हैं, और जहां से लाश बरामद हुई, और उसने कहा कि वो अपनी गाड़ी में डाल के ही लाश को लाया था। लेकिन वहां मौजूद मीडिया कर्मियों ने जब गेट को देखा, गेट की नपाई की, तो उसको देख के लगा कि उसके अंदर
कार का जा पाना संभव नहीं, जिस कार के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि गेट की चौड़ाई कार की चौड़ाई से कम थी और किसी भी कार को कहीं भी किसी भी स्थान पर ले जाने के लिए, रखने के लिए, खड़ी करने के लिए कम से कम 3 से 4 इंच का गैप तो होना जरूरी है ना। लेकिन जब वो दरवाजा ही इतना बड़ा नहीं है जितनी बड़ी कार है, वो कैसे, ये संभव कैसे हुआ? चलिए, अब पुलिस की आगे की जांच के बारे में हम आपको बताते हैं कि पुलिस की अब आगे की जांच क्या कह रही है। जब पुलिस ने आरोपी विमल सोनी की चैट चैट और कॉल डिटेल्स को खंगाला तो मालूम चला कि ये सिर्फ एक नहीं, इसका अनेक महिलाओं के साथ में इसी तरह का संबंध। और पुलिस ने वो चैट, वो कॉल डिटेल सब गुप्त कर रखी है, मीडिया वालों को भी नहीं थी, क्योंकि इसमें बहुत ही सारे प्रतिष्ठित घरानों, महिलाओं के भी नंबर, महिलाओं से संबंध होने की भी बात की पुष्टि हो रही है। इस वजह से ये खबर हमारे सूत्रों के जरिए से है कि ऐसा पुलिस को प्राप्त हुआ है। पुलिस ने पूछताछ की और ऐसा कहना है पुलिस का कि आवश्यकता पड़ी तो गोपनीय तौर से उन सभी जिन महिलाओं के साथ में इसका चैट होना, बात होना और कुछ ऐसी चीजें पाए जाना जो आपत्तिजनक है, उसके लिए हो सकता है गोपनीय तरीके से पूछताछ भी की जाए, क्योंकि इस केस को स्ट्रॉन्ग तरीके से रिप्रेजेंट करना है। वहीं दूसरी ओर जब पुलिस ने पन्नी में भर के उस कंकाल को पोस्टमार्टम हाउस के लिए भेज दिया गया, उसके बाद में सवाल ये जरूर बनता है कि किस तरह से जो आरोपी था वो बेधड़क बेरोक टोक इस तरह के वीआईपी और पॉश इलाके में आता जाता रहा, अपने क्रियाकलाप करता रहा। और अगर ऐसा सच है तो उस एरिया में रहने वाले कर्मचारी लोगों ने कभी इस विषय पर आवाज की? क्या इसमें कई अन्य रसूखदार लोगों की संलिप्तता? चलिए, खैर ये जांच का विषय है। वही हमारे सूत्रों ने हमें बताया कि पुलिस को आरोपी ने अपने इकबालिया बयान में बताया था कि ये जो 10 लोगों के नंबर मिले हैं, 10 से संख्या कुछ इधर उधर हो सकती है, इन लोगों से जो इनके विवाहोत्तर संबंध थे, ये इनको एक्चुअल में टारगेट कैसे करता था? जब पुलिस ने पूछा तो उसने बताया कि प्रोटीन के साथ में वो एक एडिक्टिव मेडिसिन मिक्स कर देता था, जिसे एनर्जी ड्रिंक के रूप में उनको दिया करता था। जब वो आदी हो जाती थी तब वो उनको अपने काबू में करके उनका यौन शोषण करना, उनको ब्लैकमेल करना, ये सारे कार्य वो उनके साथ में किया करता था, अय्याशी रंगरलियां मनाना। ऐसा हमारे सूत्रों ने बताया कि उसने अपने इकबालिया बयान में पुलिस को बताया है और ये पुलिस की जांच में सामने आया है। आरोपी विमल सोनी का कहना था कि हत्या वाले दिन भी आरोपी ने मृतका को यही एनर्जी ड्रिंक दिया, जिसकी वजह वजह से वो बहुत ज्यादा रेजिस्ट नहीं कर पाई, क्योंकि वो सडेशन में थी, एडिक्शन में। अब देखते हैं आगे चल के ये कहानी क्या मोड़ लेती है, कौन कौन से नए चेहरे सामने आते हैं, या क्या कुछ इस केस का निष्कर्ष निकलता है, या ये भी
दृश्यम मूवी जिसको आरोपी ने बताया था कि उसने दृश्यम 1 और दृश्यम 2 लगभग 22 बार देखी थी, 22 बार देखी थी। इसीलिए उसको ये आइडिया आया कि जो पॉश इलाका है, जो हाई सिक्योरिटी हाई सोसाइटी जोन है, वहां पे अगर लाश को डिस्पोज ऑफ किया जाए, दफनाया जाए, तो किसी की नजर नहीं जाएगी। अब देखना ये होगा कि क्या ये केस सॉल्व होता है या दृश्यम 2 की तरह इसका भी वही हश्र होता है जो दृश्यम 1 और दृश्यम 2 में पूरी पुलिस इन्वेस्टिगेशन का हुआ था। आपको हमारा पुलिस फाइल्स का ये एपिसोड कैसा लगा, हमको जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और यदि कोई जानकारी आप साझा करना चाहे या किसी चीज में सुधार किया जा सकता हो, तो आपके सुझावों का सहृदय स्वागत है। और एक बार चलते चलते फिर से वीबी न्यूज टीम की तरफ से समस्त दर्शक गणों को और उनके परिवारों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, यही हमारी मंगल कामना है। नमस्कार।